स्टार्ट। चलो हाँ बेटा, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन हाइड्रो स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, मुझे ध्यान, अपन ने वही क्वेश्चन डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, यही तो किया था ना, 6 ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन, पहला लिखा था अल्ट्रावायलेट रीजन, फिर लिखा था विजिबल रीजन, फिर लिखा था इंफ्रारेड रीजन, और लास्ट में लिखा था टोटल नंबर ऑफ लाइंस। यही किया था ना। चलो बेटा, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो। 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, 5 लिखा बच्चों मैंने। 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड by transition of electron, 5 lines are obtained by transition of electron, 5 lines are obtained by transition of electron from any excited state, 5 lines are obtained by transition of electron from any excited state to ground state। एक काम करो, क्वेश्चन को थोड़ा एडिट करो बेटा। क्या लिखा? 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, यही लिखा ना, 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ऐसे लिखो। 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, 5 lines are obtained in ultraviolet region by transition of electron, 5 lines are obtained in ultraviolet region by transition of electron from any excited state to ground state, 5 lines are obtained in ultraviolet region। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बच्चों। 5 lines are obtained in ultraviolet region by transition of electron from any excited state to ground state। क्लियर है? Then calculate the number of lines, then calculate the number of lines, then calculate the number of lines in infrared region, then calculate the number of lines in infrared region, calculate the number of lines in infrared region by this transition, calculate the number of lines in infrared region by this transition, calculate the number of lines in infrared region by this transition। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ। इंच छवि विवो, क्वेश्चन तो लिख लिया गया, क्वेश्चन तो लिख लिया गया, क्वेश्चन तो लिख लिया ना। फटाफट लिखो, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फटाफट लिखो। 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, क्वेश्चन लिखो दोबारा बेटा। 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, 5 lines are obtained in ultraviolet region by transition of electron, by transition of electron, by transition of electron from any excited state to ground state,
5 lines are obtained in ultraviolet region by transition of electron from any excited state to ground state. Then calculate the number of lines. Then calculate the number of lines in infrared region. Calculate the number of lines in infrared region. Calculate the number of lines in infrared region. By this transition, calculate the number of lines in infrared region by this transition. By this transition. देखते हैं 6 5 प्रिंस का आ रहा है ये, छवि का आ रहा है ये, रेहान तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है बेटा? चलो कितना आ रहा है? अच्छा देखो इसमें मैंने क्या किया, बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे 6 आंसर आएगा। ओके इसमें देखो बेटा करना क्या, मैंने 2 अलग अलग क्वेश्चंस को आपस में मैंने कंबाइन कर दिया है। क्लियर है? बच्चे के दिमाग में क्या है, सबसे पहले मैंने पूछा क्या बेटा, देखो मैंने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन्स इन इंफ्रारेड रीजन बाय दिस ट्रांजिशन। अब इंफ्रारेड रीजन बोला है, ये बताओ इंफ्रारेड रीजन है तो कौन कौन सी सीरीज हो गई? यूवी इंडिया IN में 3 4 5 तीनों आएगी बेटा, यस और नो? इसका मतलब 3 4 5 पे कौन सी है? पास्सन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। तो पास्सन में नंबर ऑफ लाइन क्या करेंगे? n2-3, ब्रैकेट में n2-4 और फंड में क्या करेंगे? n2-5। ये कब कर सकते हैं? जब अपन को किसका आइडिया हो बच्चों? n2 का आइडिया हो, यस और नो? यानी हायर ऑर्बिट का पता हो। हायर ऑर्बिट का पता अपन कहां से करेंगे? अल्ट्रावायलेट रीजन जो हमें बोला है, क्या बोला है? 5 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन फ्रॉम एनी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। यानी किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है बच्चों? अदर देन फर्स्ट ऑर्बिट, यस और नो? अरे ग्राउंड स्टेट मतलब कौन सी? अपन बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, सबसे पहले वाला बोलते ना बच्चों। इसका मतलब क्या? ग्राउंड स्टेट तो मतलब कौन सी है? फर्स्ट सेल है। एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट के अलावा बाकी जो बच गई वो कौन सी होती है? एक्साइटेड स्टेट है। अब कौन सी एक्साइटेड स्टेट है यानी हायर ऑर्बिट कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हिंट दे दिया। कैसे? अगर मैं हायर ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसी हायर ऑर्बिट की वैल्यू का यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूं? इंफ्रारेड रीजन में नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं बच्चों। चलो बेटा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों कैसे करेंगे। फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन, फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन और लाइमन सीरीज। अरे बात तो वही है ना बच्चों, यस और नो? फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन और लाइमन सीरीज हमें पता है बच्चों कैपिटल N क्या होता है? n2-1, यस और नो? अरे होता है नहीं होता? ये क्या होता है बेटा इस सीरीज में? नंबर ऑफ लाइंस। क्लियर है? हमें पता है, हमें हिंट दे रखा है नंबर ऑफ लाइंस कितनी गेन होती है? 5 गेन होती है। तो इसकी जगह मैं 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा? n2-1। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? n2 इक्वल टू क्या हो गया? 5। ये इधर आके 5 + 1 कितना हो गया? 6, यस और नो? अरे कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये तो मेरे पास क्या हो गया? अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया। क्लियर है बेटा? अब बात करें बच्चों हमें किसके लिए बोल रहा है? इंफ्रारेड रीजन है। इंफ्रारेड रीजन की मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा बेटा? फॉर इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन की अगर मैं बात करूं, हमें पता है इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन सी सीरीज आती है? 3 4 5 वाली आती नहीं आती? पास्सन, ब्रैकेट और फंड। तो क्या लिखेंगे? पास्सन सीरीज की अगर मैं बात करूं बच्चों, पास्सन सीरीज, और पास्सन सीरीज के लिए मैं क्या करूंगा? कैपिटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? n2-3 करते हैं बच्चों। जिस नंबर की सीरीज होती है वही n2- करते हैं, नहीं करते? करते हैं बेटा। तो यहां से क्या करेंगे? n2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6 6-3 मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा? इंफ्रारेड में और कौन सी आती है बेटा? ब्रैकेट वाली भी आती है। तो क्या लिखूंगा? ब्रैकेट सीरीज के लिए बात करें तो हमें पता है कैपिटल N क्या होता है? n2-4 होता है। क्लियर है? n2-4 यानी 6-4 मतलब कितना आ गया?
आ गया। क्लियर है। फिर मुझे पता है बच्चों एक कौन सी आती है, फंड सीरीज भी आती नहीं आती। तो फंड सीरीज की बात करूं तो मुझे पता है कैपिटल एन क्या होता है, n2 -5 होता है। क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिखें, n2 कितना है 6, 6 - 5 मतलब कितना है 1 है। क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या बोला, इंफ्रारेड रीजन में टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी कर देंगे बच्चों, इक्वल टू 3 + 2 + 1 मतलब कितना हो गया बच्चों 6 लाइंस। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत। तो मैंने दो क्वेश्चन को आपस में क्या क्या लिंक करके बच्चों आपको दिमाग काम में लेना है। क्या इंफ्रारेड रीजन में मेरे पास किससे आ सकता है, अगर n2 मेरे पास आ गया तो n2 - 3, n2 - 4, n2 - 5 से आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। तो इस n2 को कहां से कैलकुलेट करूं, n2 को कैलकुलेट करूंगा मैं अल्ट्रावायलेट रीजन या लाइमन सीरीज से। क्लियर है, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, n2 - 1 से मेरे पास लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ लाइन आती नहीं आती, वो मुझे दे रखी है। तो यहां से मेरे पास n2 आ गया, इस n2 की वैल्यू का यूज करके मैं क्या करूंगा, यानी बाकी सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है बेटा, नोट करो। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए, रेहान स्पेक्ट्रम की तूने क्लास ली बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ये तो समझ में आया ना, अरे बात समझ में आई क्या, जल्दी सीख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे का जो बचा हुआ वो समझा देंगे, टेंशन मत ले। चलो कर लिया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो 10 लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, 10 lines are obtained, 10 lines are obtained, 10 lines are obtained by transition of electron, 10 lines are obtained by transition of electron from nth orbit to ground state, 10 lines are obtained by transition of electron from nth orbit to ground state, then calculate the value of n.
देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। चलो बेटा, चलो कितना आंसर आया? 5 आ रहा है पक्का? चलो बेटा बाकी का आंसर। चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड बच्चों। देखो कैसे करना है, सबसे पहली बात तो बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करना चाहिए। ओके कैसे करना है बेटा? देखो सबसे पहले बात करें, हमें पता है nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, यानी nth सेल से किस में आ रहा है? फर्स्ट सेल में आ रहा है। अब ये बताओ किसी सीरीज का नाम दे रखा है क्या? अरे किसी सीरीज का नाम नहीं दे रखा है, इसका मतलब मुझे लाइमन, बामर, पास्टन इनसे मतलब है क्या? नहीं बच्चों, इसका मतलब किसी सीरीज का नाम नहीं, इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस। यस और नो? ठीक है बेटा, कॉमन सेंस है। सीरीज का नाम नहीं दे रखा मतलब क्या करना, मुझे टोटल लाइन कैलकुलेट करनी है। टोटल लाइन कैलकुलेट करने के मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक तो ओनली एन वाला, एक n2 n1 वाला। बच्चों तो कौन सा अप्लाई करूं? ओनली एन वाला, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। यस और नो? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, उससे अप्लाई करें तो हमें पता उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, n ब्रैकेट n-1/2। क्लियर है? यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ सकती है बच्चों। कैसे? नंबर ऑफ लाइन कितना बोला है? 10 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, n² - n/2। यस और नो? इसको मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n² - n। क्लियर है? ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, n² - n, इधर आके क्या हो जाएगा, -20 इक्वल टू 0। यस और नो? अब 10 तक की मैथमेटिक्स में काफी आता है बच्चों ऐसा तो। ठीक है, ऐसे क्या करना है, इसके दो पार्ट कर दो ऐसे बीच वाले डिजिट को, जिससे क्या हो बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर साइड वाली डिजिट आए और ऐड करने पर क्या आ जाए, वापस सम करने पर यही आ जाए। तो हमें पता है बच्चों साइड वाली डिजिट कितनी है, माइनस, देखो 20n² -20n², और बीच में क्या है, ओनली -n। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ऐसे कितने इसके दो पार्ट लूं मैं, 5 और 4। 5 और 4 हमें पता है मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, और हमें पता सम, अब देखो बीच में -n है और साइड वाला माइनस है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस कब आता है, जब दोनों में एक प्लस हो एक माइनस हो। यस और नो? ठीक है बेटा, और दोनों में ज्यादा कौन सा होगा, माइनस वाला ज्यादा होगा, तभी तो बीच का रिजल्टेंट माइनस में आएगा सम करने पर। यस और नो? इसका मतलब इसके दो पार्ट कौन से हो गए बेटा, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ -n, एक क्या कर सकता हूँ +4n, -5n और +4n। यस और नो? अब इसे एक बात समझ में बेटा, क्लियर है? ठीक है, -20 इक्वल टू 0। अब हमें पता है बच्चों यहाँ से n कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, n बच गया, माइनस क्या हो गया 5, यहाँ से +4 कॉमन लो तो देखो n बच गया, माइनस क्या हो गया 5 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब मेरे पास दो वैल्यू यहाँ पर आ गई तो मैं क्या लिखूंगा, n +4 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना हो गया, -4। ये हो सकता है क्या? नहीं बच्चों, क्योंकि हमें पता है n की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो यहां से क्या करेंगे, n है -5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा,
प्लस का 5 आ जाएगा, मतलब ये अपना आंसर सही है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलो नोट करो, नोट करो। मैंने भी ऐसे किया था, बिल्कुल। बेटा ये दोनों करके गुडो क्रॉस जरूर कर लेना, क्योंकि ये -4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एन क्या है? सेल और ऑर्बिट है। सेल ऑर्बिट कभी माइनस में हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती बेटा। ओके, चलो कर लिए क्या? ये तो बेटा नंबर ऑफ लाइंस के सारे कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के मैंने क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं। नंबर ऑफ लाइंस के तुम्हें कैसे करने हैं, यस और नो? कौन किस कंडीशन में नंबर ऑफ लाइंस कैसे बतानी है, घुमा फिरा के, चाहे कोई सीरीज बोले या टोटल नंबर ऑफ लाइंस बोले, या फिर दो को आपस में कनेक्ट करके हमें पूछे कैसे करना नंबर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन, तो गलत नहीं होगा ना? क्लियर है बेटा? चलो अब बात करते हैं, हमने जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो वेव नंबर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था बेटा, उसकी बात करते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ। सभी थोड़ी गलती होगी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती करवाने के लिए तो खड़े हैं, फिर इसी से तुम सीखोगे, कोई टेंशन नहीं है। लिखो बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, calculate the wavelength of first line of Balmer, calculate the wavelength of first line of Balmer of hydrogen atom, calculate the wavelength of first line of Balmer of hydrogen atom। क्लियर है? चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा। अप्रोक्स बता सकते हो मेरे को, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपको एंगस्ट्रम में बताना है, ध्यान रखना 99% आपको एंगस्ट्रम में ही ऑप्शन देगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। अप्रोक्स बता देना बच्चों, एग्जैक्ट की मुझे जरूरत नहीं है।
अप्रोक्स बता सकते हो? RZ स्क्वायर बराबर बिल्कुल क्या रहा उससे वैल्यू? हाँ बिल्कुल 2। नो गलती कर रहे हो। छवि नो। प्रिंस सही है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। रेहान तू भी ट्राई कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो तो टेंशन नहीं है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। हम्म 3/700 11 गलती कर रहे हो बेटा, गलती कर रहे हो। चलो देखो बेटा कैसे गलती कहाँ कर रहे हो। प्रिंस का आंसर सही है बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो अब देखो कहाँ गलती कर रहे हो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। अब देखो पेन कॉपी छोड़ो, अब समझना कहाँ आपने गलती की है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, दो अलग अलग सेल ऑर्बिट अपने पास आ गया। तो क्या बोल रहा है बच्चों, वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 1/λ इक्वल टू क्या होता है, RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यस और नो? अरे होता है नहीं होता? होता है बच्चों। अब देखो पहली बात तो हमें पता है, देखो हाइड्रोजन एटम बोला है, R तो कांस्टेंट है, हमें पता है रेटरबर्ग कांस्टेंट है, Z क्या है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर पता है। अब हमें किसका आइडिया होना चाहिए बच्चों, N1 और N2 का। क्लियर है? मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में हमें हिंट जरूर देगा बच्चों, तो क्या करना है बेटा, समझना इस चीज को। फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, तो क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, यानी बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन अगर है तो हमें पता है इसमें N1 तो कितना हो गया बच्चों, मैंने क्या कहा था, N1 तो कैसे डिसाइड करना है बेटा, टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज का टाइप क्या है, कौन सी सीरीज है, लाइमन बामर, बामर यानी सेकंड नंबर पे है, तो N1 तो कितना आ गया, 2 आ गया। यस और नो? क्लियर है? N2 कैसे आएगा बेटा, N1 की वैल्यू में कितना ऐड करूंगा, फर्स्ट लाइन बोला है तो 1 ऐड कर देंगे बच्चों, तो N2 कितना होगा, 2 + 1 यानी कितना आ गया, 3 आ गया। काम खत्म। समझ में आया यहाँ तक? ये मैंने क्या किया, N1 और N2 की वैल्यू डिसाइड कर ली। क्लियर है? चलो बच्चों अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, 1/λ इक्वल टू, एक बात और ध्यान रखना, देखो मैक्सिमम बच्चों ने गलती कहाँ करी है, R की वैल्यू को ऐसा का ऐसा छोड़ देना। एक बार मैंने क्या कहा है, R की वैल्यू को ऐसा कैसा छोड़ देना। बच्चा कहेगा सर क्यों, यही चीजें तो होती है बेटा सिली मिस्टेक से बचने के लिए या टाइम बचाने के लिए। कैसे, हमें लेमडा चाहिए 1/λ चाहिए, ओनली लेमडा चाहिए। ये क्या है बच्चों, 1/λ, इसका मतलब मुझे लेमडा कैलकुलेट करना है तो इसको लास्ट में इन्वर्स करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसको इन्वर्स करूंगा तो R की जगह 1/r आएगा, नहीं आएगा, और 1/r की वैल्यू लास्ट में हम इजीली पुट कर देंगे। यस और नो? तो R को ऐसा कैसा छोड़ देना। क्लियर है? क्योंकि लास्ट में लेमडा कैलकुलेट करने के लिए इसको 1/r करना पड़ेगा और 1/r की वैल्यू इजीली पुट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। R ऐसा कैसा, Z क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम की बात करा तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई N1 मेरे पास कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, और N2 कितना है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से क्या करेंगे, 1/λ इक्वल टू क्या हो गया, R मल्टीप्लाई बाई 1, और ये कितना हो गया बेटा 1/4 माइनस 1/9। क्लियर है? ठीक है, यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँ बेटा तो ये कितना हो जाएगा 36। क्लियर है? 4 को 36 से डिवाइड करें कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कितना हो गया 9, 9 को 36 से करें 4 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कितना हो गया 4 हो गया। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, चलो अब बात करें बेटा, तो देखो क्या करेंगे, 1/λ इक्वल टू क्या बच गया, R मल्टीप्लाई क्या हो गया 5, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 अपॉन कितना हो गया 36। क्लियर है? मुझे क्या चाहिए, 1/λ चाहिए, लेमडा चाहिए, लेमडा चाहिए बेटा, लेमडा चाहिए, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 36 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई क्या करूंगा 1/r। यस और नो? और 1/r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बच्चों। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 36 अपॉन 5 मल्टीप्लाई क्या होंगे 912 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब वही अपनी अप्रोक्स वाली टेक्निक बच्चों, कैसे 5 को 36 से करूं तो कितना आता है बच्चों 7.5 आता है या नहीं आता, 7.2 बच्चों। यस और नो? 35 होता तो हमें पता 7 टाइम डिवाइड होता नहीं होता,
7 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 35, ये 36 है तो 7.2 आ गया। क्लियर है। अब बच्चों देखो कैसे करना है बेटा, अपनी अप्रोक्स टेक्निक से कैसे करना है। अगर 7 को 7.2 की जगह 7 मान के देखो, 7 को 12 से करते हैं तो कितना आता है बच्चों, अरे 12 चौरस 84, यस और नो 84 हो गया बेटा। और 9 को 7 से करते कितना आता है 63 एंगस्ट्रम, यस और नो। अब हमें पता है 7.2 है तो इससे थोड़ा ज्यादा वाला ऑप्शन होगा या नहीं होगा, तो इससे थोड़ा ज्यादा वाला यानी 6384 से थोड़ा सा ज्यादा वाला ऑप्शन चूज कर लेना। समथिंग कितना आ जाएगा बच्चों 6500 एंगस्ट्रम। समझ में आ गया। ऑप्शन पास पास है तो एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हमें अप्रोक्स अपनी चाणक्य नीति से पता चल रहा नहीं चल रहा है, यस और नो। क्लियर है बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट कैसे करना है, ठीक है बेटा ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा मैक्सिमम से भी आ जाएगा प्रिंस, क्योंकि हमें पता है n2 क्या जस्ट एक ज्यादा ही तो है, इनडायरेक्टली बहुत अच्छे, n2 जस्ट एक ज्यादा है, n2 जस्ट एक ज्यादा होता है तो हमें पता है क्या आता है लैम्डा मैक्सिमम आता है, तो उससे डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तब जब बिना हिंट दिए तुम दिमाग लगा सको। बिल्कुल वो भी इसी का फॉर्म है। चलो बेटा छाप दिए, छाप दिए क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो कैलकुलेट। ध्यान, ये कैसे करें समझ में तो आ रहा है ना। छवि कहाँ गलती कर रहा है बेटा, समझ में आ गया। अभिषेक लविश कहाँ गलती करी हो, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अपनी गलती को नोटिस करते रहना बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो वेरी गुड, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ क्वेश्चन गलत हो नो टेंशन, क्लियर है। घर पे खुद प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन गलत हो नो टेंशन। लेकिन जब मैं टेस्ट पेपर दूं या मेन एग्जाम का पेपर दूं उस कंडीशन में मेरा गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। बात समझ में आई क्या, क्योंकि यहाँ तुम गलती कर करके सीखोगे। बस ये नहीं तुमने अगर गलती की है तो तुमने उसे नोटिस ही नहीं किया मैंने कहाँ गलत किया, क्लियर है। बस ये चीज अपने आप में चैलेंज करने वाली बात होनी चाहिए बेटा। क्या यहाँ मेरा ऐसे गलत हुआ गया, इसका मतलब ये गलती मुझसे कभी दोबारा रिपीट नहीं होगी, काम खत्म, क्लियर है। अरे सक्सेस होने का सबसे बेसिक मेथड यही है बेटा, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। क्या आप एक बार जो गलती करो बेटा उसको कभी दोबारा रिपीट मत करो, क्लियर है। मैं किसी रास्ते में जा रहा हूँ, एक जगह मुझे ठोकर लग गई, ठोकर समझते ना अंग्रेजों, एक बार ठोकर लग गई, अगर अगली बार मैं थोड़ा संभल के चलूंगा कि तो अगर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कहाँ ठोकर लगी थी तो वापस ठोकर लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी। लेकिन मैंने आइडिया लगा लिया कि इस पोल के पास पत्थर है, यहाँ मेरे ठोकर लगी थी तो इस पोल के पास आने पर मुझे थोड़ा केयरफुल रहना है, तो दोबारा कभी ठोकर लग सकती है क्या, कभी नहीं लग सकती बेटा। बात समझ में आई क्या, वो कब है जब आपने नोटिस किया है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी गलती कर दी कोई टेंशन नहीं है, गलतियों से करके ही सीखोगे, नो टेंशन, क्लियर है। बस एक बार जो गलती तुमने कर दी उसको ये दिमाग में मतलब होना चाहिए, एक पैसन होना चाहिए कि दोबारा ये गलती मुझसे रिपीट नहीं होगी बेटा, ठीक है। सचिन के बारे में तुम कभी पढ़ोगे तो एक स्टोरी सुनोगी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच था, तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था ब्रेड हॉग, उसने सचिन को आउट किया,
तो उसने वो बहुत खुश था कि मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। 2006 की बात है। तो उसने सचिन को जैसे ही आउट किया तो सचिन को आउट करके बॉल सचिन की तरफ लेके आया कि सचिन सर आपका ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ दो, मैंने पहली बार आपको आउट किया, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए बॉल पर, ये बॉल मैं हमेशा अपने पास रखूंगा इस मेमोरी के लिए कि मैंने इस बॉल से सचिन को आउट किया था। तो सचिन ने साइन तो कर दिया, लेकिन नीचे उसने क्या लिखा सचिन ने, नेवर विल हैपन अगेन। सचिन ने उस बॉल पे नीचे लिख दिया नेवर विल हैपन अगेन, दोबारा ऐसा होगा ही नहीं। और उसके बाद दोनों ने साथ में कम से कम 35 के समथिंग मैच खेले, वो बंदा सचिन को कभी दोबारा आउट नहीं कर पाया। बात समझ में आई क्या? सचिन का यही कहना था, इसलिए तो सचिन सचिन थे। वो ग्रेट क्यों थे? उनका यही कहना था सबसे पहले मैं कपड़े भी बाद में चेंज करता था, जैसे ही मैं आउट होके गया तो मैं ये देखता था जाके पहले स्क्रीन पर, कंप्यूटर में या टीवी पर, कि मैं आउट हुआ वो गलती किसकी थी, मेरी गलती से हुआ या बॉल रियल में अच्छी थी। अगर रियल में आउट होने वाली बॉल है तो कोई बात नहीं, आउट होते ही है बैट्समैन। लेकिन अगर मैं मेरी गलती से आउट हुआ तो मैं उस पर काम करना स्टार्ट करता था। मैंने एक बार गलती पकड़ ली, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके नहा के खाना खा के थोड़ी देर सोता था, और उसके बाद जब तक अगला मैच नहीं होता था मैं उस पर, बाकी जो नए बच्चे प्रैक्टिस करते थे उनसे भी 3 टाइम 4 टाइम मेहनत करता था, हार्ड वर्क करता था। और ये बात सही है, इसलिए वो सचिन सचिन थे। मैंने डोमेस्टिक मैच जो होते हैं उसमें कई बार सचिन को 0 पर आउट होते देखा है, लेकिन इंटरनेशनल मैचों में उनकी परफॉर्मेंस हमेशा A1 रहती थी, सबसे बेस्ट रहती थी। क्यों? इंटरनेशनल मैचों में वो अगर आउट हो जाते थे किसी शॉट पर, तो वो उस चीज पर होमवर्क करते थे कि इस बॉल पर, ऐसी बॉल पर मैं आज तो आउट हो गया लेकिन दोबारा कभी आउट नहीं होऊंगा। बात समझ में आई क्या? इसलिए वो सचिन सचिन थे, क्योंकि अपनी गलतियों पर वो होमवर्क करते थे कि ऐसे में आउट हो गया, अब मैं दोबारा नहीं, अपने आप को चैलेंज करते थे कि दोबारा मुझे ऐसा नहीं होने देना है। बात समझ में आई क्या? यही बात तुम पे अप्लाई होती है बेटा। ये जिंदगी के कुछ रूल्स है, जो लोग सक्सेस है, अनसक्सेस है, उनसे अपन काफी कुछ सीख सकते हैं कि वो सक्सेस हुए तो कैसे हुए, वो अनसक्सेस हुए तो कैसे हुए। बात समझ में आई क्या? इन्हीं चीजों को खुद की लाइफ में हम अप्लाई करके या कुछ इनसे कुछ लेसन लेके लाइफ में कुछ बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये ध्यान रखना, जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता है इस चीज को दिमाग में मतलब स्ट्राइक कर लिया करो, फैक्ट फिट कर लिया करो, नेवर विल हैपन अगेन। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मेरा दोबारा गलत है नहीं होगा कभी जिंदगी में। जब भी मैं पेपर दूंगा, चाहे क्लास में सोल्व करूं या फिर घर पे सोल्व करूं, कभी भी ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ गया इसका क्वेश्चन गलत है, होगा ही नहीं। ऐसे करते करते सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे बच्चों। क्लियर है? एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप 4 बार गलत करते जा रहे हो, पर आपने सीखा क्या है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम गलती हो रही है, नो टेंशन, घर पे जाके क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे, गलती हो नो टेंशन। लेकिन आपने एक बार टीचर ने बता दिया और आपने घर जाके क्वेश्चन बैंक सोल्व किया, सर से डाउट डिस्कस कर लिया, उसके बाद गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। ठीक है? आपसे नींद में उठा के बोल ले कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, calculate the ratio of wavelength, calculate the ratio of wavelength, ratio of wavelength for third line of Lyman, calculate the ratio of wavelength for third line of Lyman for hydrogen atom, third line of Lyman for hydrogen atom and second line of Paschen for helium plus atom, second line of Paschen for helium plus atom। चलो अब स्टार्ट हो जाओ, टूट पड़ो। पहले ये देखो कॉन्सेप्ट मुझे क्या अप्लाई करना है, बस उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। फिर इसमें मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या मुझे दे रखा है।
बस मुझे इतना बताना ये अपॉन ये, ठीक है। इतना पॉइंट इतना बच्चों पूरा सॉल्व करके मुझे नहीं चाहिए, बस सर ये अपॉन ये आ रहा, इतना बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ना 36 अपॉन 174, ये चलो देखते हैं। अरे इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है बेटा, कैलकुलेशन टिपिकल है क्या? इतना ज्यादा कैलकुलेशन टिपिकल हो गई क्या? हाँ कैंसिल नहीं हो रहा, सभी का 27 20। चलो बेटा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट होता तो ये करेंगे। चलो बेटा देखते हैं कैसे करना है कैलकुलेशन, देखो कैसी इजी वे में कैंसिल आउट हो सके तो ठीक है, वरना अप्रॉक्स मेथड से करेंगे। कैसे करना है देखो बेटा, देखो समझना इस चीज को। देखो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए, वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1/λ इक्वल टू क्या होता है, RZ स्क्वायर क्या होता है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, पेन कॉपी छोड़ो बेटा, अब बोर्ड पे देखना अच्छे से। सबसे पहले बोल रहा है बच्चों लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की बात कर रहा है बेटा, तो क्या लिखेंगे फॉर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं बोलूं तो लाइमन सीरीज के लिए हमें पता है बच्चों n1 तो कितना हो जाएगा, लाइमन बोला n1 तो कितना हो गया 1 हो जाएगा बेटा, n2 कितना हो जाएगा, n1 की वैल्यू में कितना ऐड करूंगा मैं 3 ऐड करूंगा। थर्ड लाइन तो बोला है, थर्ड लाइन बोला है मतलब कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब अब अगर मान लो इस कॉन्सेप्ट में वैल्यू पुट करूं तो 1/λ किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, 1/λ हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे। तो देखो इस इक्वेशन में क्या करना है, r मल्टीप्लाई बाई जेड कितना लिखूंगा 1 का स्क्वायर, इधर ध्यान दो बच्चों 1 का स्क्वायर, और ये क्या करूंगा 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर यानी 1/n1 कितना है 1, और n2 कितना है बच्चों 4 का स्क्वायर, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, r मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 1/1 अपॉन 1 कितना हो गया 16 हो गया। 16 अगर मैं एलसीएम लूं तो 16 - 1 होगा या नहीं होगा, यस और नो, होगा बेटा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा 1/λ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो r मल्टीप्लाई मैं क्या करूंगा 15/16, यस और नो, क्लियर है। ठीक है बेटा, और ये मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं 1/λ हाइड्रोजन की जगह ओनली लैम्डा हाइड्रोजन लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, ये मेरे पास क्या हो गया 16/15 मल्टीप्लाई क्या हो गया r, यस और नो। अब बच्चा क्या कहेगा सर r की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, कोई जरूरत नहीं है, मुझे रेशियो तो चाहिए, रेशियो चाहिए बेटा, तो क्या करेंगे, ये मेरे पास लैम्डा हाइड्रोजन आ गया। अब मैं बात करूंगा किसके लिए, फोर क्या बोला है बच्चों, यानी पासन सीरीज, पासन सीरीज की अगर मैं बात करूं फॉर पासन सीरीज, पासन लाइमन बामर पासन, n1 कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर है। ठीक है, n2 कितना हो गया बच्चों 3 प्लस पासन की कौन सी लाइन है बेटा सेकंड, तो n2 कितना हो गया 5 हुआ है नहीं हुआ, हो गया बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखूंगा इस मेन कॉन्सेप्ट में वैल्यू पुट करो, किसके लिए है ये, अरे हीलियम के लिए है या नहीं है, तो 1/λ किसके लिए, हीलियम के लिए, r ऐसा कैसा छोड़ दो, मल्टीप्लाई बाय जेड कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। और क्या करेंगे ब्रैकेट में 1/n1, n1 मेरे पास कितना है बेटा 3 का स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों 5 का स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, अब देखना तो क्या करेंगे 1/λ किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए, r मल्टीप्लाई क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 1/9, और ये क्या हो गया 1/25, यस और नो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर अपन एलसीएम ले
तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, मैं तो ऐसी को डिजिट लेके रहूंगा जिससे कैंसिल आउट हो जाए। 9 इजी वे में कर लेना, 9 मल्टीप्लाई बाय 25, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो। 9 से 9 गया तो कितना हो गया? 25। 25 से 25 गया, कितना बच गया? 9। यस और नो? ठीक है बेटा, तो मेरे पास क्या बच गया? 1 बाई लेमडा हीलियम इक्वल टू कितना हो गया? 4r मल्टीप्लाई क्या करूंगा बेटा? 16 अपॉन क्या हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाई 25। यस और नो? ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? लेमडा चाहिए, तो क्या करूंगा? लेमडा हीलियम इक्वल टू कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन कितना हो गया? 64r। यस और नो? ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या बोला है? दोनों का रेशियो तो पूछा है बेटा, तो दोनों का रेशियो कर दे तो क्या लिखेंगे? लेमडा आर अपॉन लेमडा हाइड्रोजन फॉर हीलियम। ये कितना है बच्चों? 16 अपॉन कितना है? 15r। और ये वाला कितना है बेटा? 9 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन कितना है? 64r। यस और नो? अरे 4 स्टेप हो गए तो उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बेटा। तो क्या करेंगे? उल्टा पुल्टा कर दो तो 16 अपॉन 15r मल्टीप्लाई बाई 64r अपॉन क्या हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाई 25। सही करे हो बेटा, मामला बहुत कंजस्टेड हो गया। ठीक है, चलो बेटा, आर से आर को तो उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर अपन करें बेटा तो देखो, इसको नॉर्मली करें, देखो 60 को 4 से करें तो कितना आ जाएगा? 96 64 आ गया क्या? 84 64 16 को 4 से करें कितना आ गया? 64 6 96 और 6 कितना हो गया? 102। यही आ रहा है क्या? अरे यही आएगा ना? यस और नो? यही आएगा बेटा 1024। ठीक है, अब अपन करें बेटा तो देखो, अब अपन करें तो कैसे? 15 को अगर मैं क्या करूं? 10 मान के करूं। 15 को अगर कितना? 3375 आ रहा है क्या? 3375 यही आ रहा है क्या? कितना आएगा क्या? चलो कितने बच्चों का ये आ रहा था सेम? 2720। ये कैसे आ रहा है? चलो बेटा, तो क्या करना है बच्चों? देखो 1024 अपॉन 3375 कैसे करना, समझ में आ गया? मेरा सही था सर, वेरी गुड। चलो बात समझ में आ गई? चलो बिल्कुल। कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद बीच में कैंसिल आउट हो सकता था, आप लोगों ने शायद किया नहीं होगा इसलिए। कोई बात नहीं। हम्म, 3 से कोई बात नहीं। आगे अगर ऑप्शन आपको स्मॉल डिजिट में दे रखा तो कर सकते हो, अप्रोक्स कर सकते हो। ये 1000 है, ये 3000 थोड़ा ज्यादा है, तो 1.1/3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, शायद ऐसा कुछ होगा, बायोमोलिक्यूल में दे रखा है ना। ये पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये सब छोटे छोटे चैप्टर ही उसमें दे रखे हैं ऑर्गेनिक में, एनसीईआरटी में। ऑर्गेनिक में पढ़ाए भी जाते हैं। चलो बच्चों, कर लिया क्या नोट? कर लिया? अरे उधर जो लिखा बेटा दिखाई तो दे रहा है ना, बाउंड्री के बाहर तो नहीं गए ना, दिख रहा है ना? ठीक, बुझान दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो। कैलकुलेट, 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 कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। Calculate the maximum and minimum frequency for Lyman series of hydrogen atom. Calculate the maximum and minimum frequency. दो वैल्यू आपको बतानी है। इसमें ध्यान रखना बच्चों, आपको मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं बताना, आपको आर की टर्म में आंसर देना है। किसकी टर्म में देना है? आर की टर्म में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इतना आर अपॉन ये इक्वल टू जो भी है, आर की टर्म में आंसर दे देना, कोई टेंशन नहीं है। AR3 वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
सी और आर के टर्म में आंसर देना तुम्हें, सी और आर के टर्म में। इसलिए कहता हूँ कई क्वेश्चन हमें ऑप्शन चेक करके करने हैं। अगर हमें ऑप्शन डायरेक्टली सी और आर के टर्म में दे रखा तो आगे कैलकुलेशन करके टाइम पास की जरूरत है क्या? नहीं बच्चों। ओके, मैक्सिमम सी आर और मिनिमम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कितना? 3CR/4 किसकी वैल्यू? और मैक्सिमम ए, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छवि, रेहान, प्रिंस, बाकी बच्चों के आगे बेटा। नो, मिनिमम गलत आ रहा प्रिंस, मिनिमम वाला गलत बता रहा है। चलो देखना बेटा कहाँ गलती करे हो, कोई बात नहीं। अब इस बात को समझना बेटा, इधर ध्यान दो। हमें पता है बच्चों, देखो न्यू, हमें पता न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। यस और नो? अरे याद है ना, न्यू अप इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अब मुझे पता है मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो लेमडा क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। यस और नो? एंड मुझे पता है बच्चों क्या करेंगे, न्यू मिनिमम की अगर मैं बात करूं, न्यू मिनिमम की बात करूं तो सी अपॉन क्या होना चाहिए? लेमडा मैक्सिमम चाहिए। क्लियर है? लेमडा मैक्सिमम लेमडा मिनिमम वाली ट्रिक कहाँ काम आएगी, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ध्यान रखना। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं लेमडा मैक्सिमम लेमडा मिनिमम मेरे पास आ जाए तो फिर मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी इजीली आ सकती नहीं आ सकती? आ सकती है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें बेटा फॉर लाइमन सीरीज। हमें लाइमन बोला है, तो लाइमन सीरीज बोलते ही हमें पता है अपने पास किसका आइडिया आ गया बच्चों? N1 का आइडिया आ गया। यस और नो? क्लियर है? अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ चाहिए। अगर मेरे पास वेवलेंथ आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा? अगर मुझे लेमडा मैक्सिमम चाहिए, लेमडा मैक्सिमम चाहिए, इसके लिए तो N2 क्या होना चाहिए? N1 से जस्ट एक ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? तो क्या करूंगा बेटा, N1 1 है, इससे जस्ट एक ज्यादा कर दो, तो मेरे पास ऐसी कंडीशन है तो लेमडा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं ये करूं बच्चों फॉर लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम करूंगा तो इसके लिए N2 क्या चाहिए? इनफाइनाइट चाहिए। यस और नो? क्लियर है? चलो बेटा अब बात करते हैं, देखो लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे? लेमडा मैक्सिमम क्या होता है? N1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई N2 स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा? R। यस और नो? ठीक है, यहां से अगर वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे? लेमडा मैक्सिमम इक्वल टू N1 कितना है बच्चों? 1 का स्क्वायर, N2 कितना है बेटा? 2 का स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। समझ में तो आ रहा है बच्चों कैसे कर रहा हूं? क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां से क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4 अपॉन क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4 यानी -1 मल्टीप्लाई बाई R। क्लियर है? यानी ये कितना हो गया बच्चों? 4 अपॉन कितना आ गया? 3R आ गया। क्लियर है? ये मेरे पास लेमडा मैक्सिमम आ गया। अब यहां से मैं कैलकुलेट करूं बच्चों लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम क्या होता है बेटा? N1 स्क्वायर अपॉन R। यस और नो? और हमें पता है लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना होगा? 1 का स्क्वायर अपॉन R, मतलब कितना आ गया? 1/R। यस और नो? तो बस जब मेरे पास लेमडा मैक्सिमम लेमडा मिनिमम आ गया, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा कौन सा चाहिए? मिनिमम वाला चाहिए। मिनिमम लेमडा कितना है बच्चों? 1/R, मतलब कितना आ जाएगा? CR। यस और नो? क्लियर है? इसलिए मैं कहता हूं बच्चों ऑप्शन चेक करके करने की आदत बनाओ। अगर ऑप्शन हमें इसी टर्म में दे रखा है
तो आर और सी की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके टाइम पास करने की जरूरत है क्या? नहीं बच्चों, ठीक है, हमेशा ऑप्शन चेक करके करना है। तो न्यू मिनिमम इक्वल क्या होगा? सी अपॉन है, और हमें पता है लेमडा मैक्सिमम कितना आ गया बेटा? 4/3R, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3CR/4। बात समझ में आ गई कैसे क्या? क्लियर है? नोट करो बेटा, नोट करो। प्रिंस, छवि, वीवो कहाँ गलती कर रहे थे बेटा, ध्यान रखना। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनका सभी का आंसर सही है। थोड़ी सी गलती कर दी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिखो बेटा इस कॉन्सेप्ट पर। बाकी सभी तो अपने किए, वेवलेंथ के, नंबर ऑफ लाइंस के, फ्रीक्वेंसी के, वेव नंबर का और देखते हैं। लिखो बेटा, अगली बार पक्का सही करेंगे। वेरी गुड। लिखो बेटा, लिखो इफ द वेव नंबर ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट of hydrogen atom is 200 centimeter inverse. If the wave number of third line of bracket for hydrogen atom is 200 centimeter inverse, then calculate the wave number of third line of bracket of beryllium plus 3 atom. Third line of bracket of beryllium plus 3 atom. The wave number of third line of bracket of hydrogen atom is 200 centimeter inverse. Then calculate the wave number of third line of bracket of a beryllium plus 3 atom. फटाफट करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलो बेटा,
देखो क्लास का टाइम हो रहा है, मैं बता देता हूँ आंसर आया क्या। इतना टिपिकल क्वेश्चन था ही नहीं है, इतना बड़ा ये। इधर ध्यान दो बच्चों, देखो सेकंडों में कैसे करना है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, सेकंडों में कैसे करना है। इधर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, मैं क्या कहता हूँ, इसके लिए इतना उसके लिए इतना, तो हमेशा क्या करो बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट देखो क्या करना है, फिर दोनों के लिए दो इक्वेशन बना के दोनों का रेशियो कर दो। क्लियर है। मैंने क्या कहा, इसके लिए इतना है तो उसके लिए क्या होगा, कभी भी दो कंडीशन ऐसे बोले, इसके लिए इतना है तो उसके लिए क्या होगा, तो दो इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन बना के दोनों का रेशियो कर दो। रेशियो करने के बाद कटने वाला कट जाएगा, बचने वाला बच जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ इक्वल टू मैं क्या करूंगा, RZ स्क्वायर अपॉन 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब मुझे देखो इस इक्वेशन को दो बार अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, एक तो किसके लिए, अब जैसे मुझे वेव नंबर पूछा है तो मैंने क्या कहा था बच्चा, पहले लेमडा कैलकुलेट करेगा, फिर 1/λ करके न्यू बार आएगा। अरे सीधी सी बात है, जो 1/λ आएगा वही तो क्या है बेटा, न्यू बार की वैल्यू है, यस और नो। क्लियर है। वेव नंबर यही तो है, एक एक चीज अपने पढ़ रखी है। क्लियर है। अब देखो बच्चों कैसे करना समझना, इसका मतलब मुझे दोनों का रेशियो कर दूंगा मैं, एक मुझे किसके लिए बोला है, हाइड्रोजन के लिए, एक मुझे किसके लिए बोला है, बेरिलियम +3 के लिए। तो ये बताओ R तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम होगा नहीं होगा, अगर रेशियो करूंगा तो कांस्टेंट वैल्यू सेम वैल्यू को हटा सकते नहीं हटा सकते, हटा सकते बेटा, ये गया। क्लियर है। जेड को हटा दूंगा क्या, नहीं बच्चों, हाइड्रोजन के लिए अलग है, बेरिलियम +3 के लिए जेड अलग है, इसका मतलब इसे छोड़ दो। ठीक है बेटा। अब बात करें, देखो दिमाग लगाने वाली बात कहां थी, इसने क्या बोला है, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट बोला है। ये बताओ ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट, यानी N1 कितना है बच्चों 4। क्लियर है। थर्ड लाइन ऑफ बोला है तो N2 कितना हो गया 7। एलिमेंट चाहे कोई सा भी हो, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट, बात समझ में आ रही है क्या, N1 कितना होगा 4 ही होगा। थर्ड लाइन बोला है तो N2 कितना होगा 7 ही होगा बच्चों, समझ में आ रहा है। इसका मतलब एलिमेंट कोई सा भी हो, अरे मैंने बोला है क्या, हाइड्रोजन के लिए लाइमन का मतलब ये है, पासन का मतलब ये है, ब्रैकेट का मतलब ये है, बामर का मतलब ये है, हीलियम के लिए ये है। मैंने सिर्फ ये बोला है लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फंड और हम्फ्री, सीक्वेंस से देखते दिमाग में आना चाहिए 1 2 3 4 5 6, यस और नो। क्लियर है बेटा। इसका मतलब क्या, ब्रैकेट हाइड्रोजन के लिए भी ब्रैकेट है, हाइड्रोजन के लिए भी ब्रैकेट है, इसका मतलब N1 दोनों के लिए सेम है या नहीं है। क्लियर है। इसके लिए भी ब्रैकेट की थर्ड लाइन, इसके लिए भी ब्रैकेट की थर्ड लाइन, इसका मतलब N2 भी दोनों के लिए सेम है या नहीं है। इसका मतलब 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर दोनों के लिए सेम करेंगे नहीं करेंगे, और N1 N2 दोनों सेम है तो ये वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी नहीं आएगी, दोनों के लिए सेम हो, उड़ा दो, काम खत्म, कैलकुलेशन खत्म। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर है। बस अब जो डिफरेंट है बेटा उससे रिलेशन कर लो आपस में कोरिलेट, तो न्यू बार प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया जेड स्क्वायर, काम खत्म, यस और नो। आर और इसका काम तो सल्टा दिया। हाँ, अगर N1 N2 की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती तब तो पूरा करके करना है, हमें ध्यान रखना, ये नहीं हर बार उड़ा दो, सर ने ऐसा क्वेश्चन किया था, सर ने उड़ा दिया था, सर ने क्यों उड़ाया है, समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। ठीक है। अब बात करें बच्चों, देखो दो एलिमेंट मुझे दे रखे हैं, एक तो न्यू बार हाइड्रोजन इक्वल टू क्या लिखूंगा जेड हाइड्रोजन स्क्वायर, एक मैं क्या लिखूंगा न्यू बार कौन सा है बेरिलियम +3 इक्वल टू क्या लिखूंगा जेड बेरिलियम +3 का स्क्वायर, यस और नो। दोनों का कॉमन करके बेटा रेशियो कर दो, ये लो रेशियो कर दिया। हमें पता है इसके लिए बच्चों हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है 1 का स्क्वायर, बेरिलियम का कितना होता है 4 का स्क्वायर, यानी 1/16, यस और नो। अब मुझे देखो इसकी वैल्यू गिवन है या नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये कितना दे रखा है 200 सेंटीमीटर इनवर्स, अपोन में क्या हो गया न्यू बार बेरिलियम +3 इक्वल टू कितना हो गया 1/16, यस और नो। क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा न्यू बार ऑफ बेरिलियम +3 एटम इक्वल टू कितना लिखूंगा बेटा 200 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 16 सेंटीमीटर इनवर्स, यस और नो। तो इसे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3200 सेंटीमीटर इनवर्स, काम खत्म, यस और नो। क्लियर है। बात समझ में आई बेटा, यहां तक को डाउट, यहां तक को डाउट। क्लियर है। चलो बेटा अब एक काम करना है, ये अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कंप्लीट है, हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन मैंने बताया है कैसे करना है क्या करना, बात समझ में आई बेटा। अब आपको एक काम करना है, आज जाके क्वेश्चन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन है सॉल्व कर लेने हैं सारे के सारे, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं छोड़ा है। क्लियर है। अब एक काम करना बच्चों, चैप्टर में आगे का पार्ट जो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, चैप्टर में आगे का जो पार्ट है बेटा वो स्टार्ट होता है, उसके बाद क्वांटम नंबर, इसके जस्ट बाद क्वांटम नंबर, फिर अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल SPDF, ठीक है बेटा SPDF, फिर अपन स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर फिल द सबसेल, ओबो रूल, पाउली रूल, हुंड रूल बेटा, N+L रूल, ये सब आपको नौसा सर ने बताया है, यस और नो।
अरे इनऑर्गेनिक की क्लास लगाई थी, क्वांटम नंबर एस पी डी एफ वगैरह सब कुछ, और रूल्स फॉर फिल द सब सेल, ओ वो सारा बताया नहीं बताया? ठीक है बेटा, तो ये सब आपने पढ़ रखा है, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस उन्होंने एक ही चीज वो इनऑर्गेनिक में नहीं बताते हैं, वो है बेटा क्या, नोड वगैरह है, ठीक है, स्फेरिकल नोड कौन से हैं, एंगुलर नोड कौन से हैं, तो वो मैं बताऊंगा, क्लियर है? ऑर्बिटल के बारे में बाकी आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ बताया है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो क्या करना है बच्चों आपको, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, एक तो आपको थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में बता के उसमें नोड वगैरह आपको बताऊंगा, ठीक है, स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है अपने फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में नहीं बताते, फिजिकल में बताते हैं, क्लियर है? अगर मैं क्वांटम नंबर पर बताता, इनऑर्गेनिक की क्लास नहीं लगाते तो सारा मैं बताता सीक्वेंस से, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बता रखा सर ने, बहुत अच्छे से करवा दिया। अब एक तो मैं ये कराऊंगा, एक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराऊंगा, क्लियर है? एक लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक जिसने सोल्व नहीं किया पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल क्वेश्चन बैंक पूरा सोल्व कर लेना, सर ने जो आपको करवा रखा है क्वांटम नंबर वगैरह आज जाके रीडिंग लगा देना, और वो रीडिंग लगा के क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के सारे क्वेश्चन डिस्कस सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है? कल अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो परसों आपको क्वेश्चन बैंक लेके आना है, या ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो क्वेश्चन बैंक पास में रखना है, फिर एक एक करके, जैसे मैंने सॉलिड का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करवाया था, याद है ना? एक एक मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, उसमें कोई भी डाउट हो तो बोल देना यस सर इतने नंबर क्वेश्चन, जो भी डाउट है मैं सारे में पूरा क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो बेटा, कौन सा क्या हुआ, कैसे होगा, कैसे करना, सारा क्वेश्चन बैंक में डिस्कस करवाऊंगा कैसे करना है, ठीक है? तो जो भी डाउट्स हो क्वेश्चन बैंक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझ में आ गया बेटा? तो आज जाके आपको ये तो करना ही है, नौसा सर ने जो 5-10 पेज करवा रखे हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, और पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना है, परसों अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, क्लियर है? ठीक है, ओके, बाकी बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।